अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, प्रदेश और देश में इस समय सिर्फ एक खबर है जिसकी घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, चाय की दुकान से लेकर 5 स्टार होटल्स तक और सामान्य व्यक्ति से लेकर पावर कॉरिडोर तक सिर्फ चर्चा इस बात की है कि अतीक अहमद और अशरफ को किसने मरवाया, क्यों मरवाया, मकसद क्या था और इसके पीछे की साजिश क्या थी। हर जगह बस इसी बात का शोर है। डिबेट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन मरवा सकता है अतीक और अशरफ को। आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, 40 घंटे से भी अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अतीक अहमद माफिया से नेता बने कुख्यात डॉन अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या किस मकसद से की गई, इसका राजफास अब तक हुआ नहीं है। पता नहीं चल पाया कि शूटर्स ने किस लिए और किस मकसद से इन दोनों को गोली से भून डाला। ये कोई सामान्य अपराधी नहीं थे, ये कोई सामान्य गुंडे नहीं थे, ये एक असामान्य, असाधारण और बहुत कुख्यात किस्म का गुंडा और अपराधी, माफिया किस्म का की छवि वाला अतीक अहमद, जिसका प्रयागराज और आसपास के मंडल में, यहाँ तक कि राजधानी लखनऊ और दिल्ली तक इसकी तूती बोलती थी। लेकिन जिस तरह की मौत वो मारा गया और जो लोग भी इसकी मौत में की घटना को कारित करने में जिम्मेदार शूटर्स थे, उनको लेकर आज भी तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े हैं, तमाम सवालात भी खड़े हैं। एक और विषय है कि इस घटना के बाद अब तक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन का न मिलना, उसका न पकड़ा जाना, बेटे, पति और देवर की भी मौत के बाद शाइस्ता परवीन का अब तक सामने न आना और पुलिस का उसे न ढूंढ पाना बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बहनों भाइयों, ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है जो कुछ भी 24 फरवरी 2023 से अब तक चल रहा है इलाहाबाद के भीतर। अब तक कुल 9 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की शहादत भी है। तो कौन लोग हैं और अतीक अहमद का क्या आर्थिक एम्पायर है, कौन सा उसका वो आर्थिक साम्राज्य है और कहाँ कहाँ उसके पैसे लगे थे, कौन लोग उसे संरक्षण दे रहे थे और कौन इतने मुश्किल वक्त में भी उसको फाइनेंस कर रहा था, वो कौन लोग हैं। कुछ लोगों के नाम बहनों भाइयों सार्वजनिक हुए, लेकिन उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जैसा कि एक्सपेक्टेड थी। तो कोई तो है सिस्टम में जो अतीक अहमद के फाइनेंसर्स को बचाना चाहता है, उनको सेव करना चाहता है और अब तक शूटर्स को रिमांड पर लेकर कोई पूछताछ न किया जाना, घटनाक्रम की कड़ियां और टूटी हुई कड़ियां, पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल न करना, यह भी कई गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। राजनीतिक मसला अलग है, लेकिन अतीक अहमद की हत्या के बाद तमाम प्रश्न चिन्ह भी खड़े हुए हैं। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर इस परिचर्चा को आज हम टॉप एक्सपर्ट्स के साथ और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ आगे बढ़ाएंगे। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। पुलिस के संरक्षण में आयातित गुंडे, जैसा कि मीडिया की मौजूदगी में अपने आप सच उजागर हुआ है, तो सरकार ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि माफिया का सफाया हुआ है, बल्कि 2 माफिया को मारने के लिए 3 माफिया नए पैदा किए गए हैं। एक हाई प्रोफाइल का माफिया जिसे एसटीएफ ला रही हो, कैसे सरेआम मार दिया जाता है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। क्या कानून, कोर्ट, न्यायालय किसी को पुलिस की कस्टडी में दे और रिमांड पर दे तो पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर सकती? जो हत्याकांड हुआ है पुलिस कस्टडी में, उस पर भी ये काम चल रहा है, उस पर भी एसआईटी बनाई गई है, उसके भी 3 अपराधी पकड़े गए हैं। तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी चुनौती एसटीएफ के लिए और पुलिस के लिए बना हुआ है और हम लोग उस चुनौती से लगातार मुकाबला कर रहे हैं और हमें लगता है कि सफल तरीके से आपकी अपेक्षाओं पर और जनता की अपेक्षाओं पर खड़े हम लोग उतरेंगे।
बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मौजूद हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है ओंकारनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में फॉर्मर डीजीपी के.एल. गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। फॉर्मर आईजी और एसटीएफ में रह चुके राजेश पांडे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, और देश के मशहूर आर्थिक आपराधिक मामलों के पत्रकार दीपक शर्मा भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। 40 घंटे बीत चुके हैं हीरो वाजपेयी जी, अब तक कोई भी डिटेल्स उत्तर प्रदेश की पुलिस शेयर नहीं कर सकी है। इतना सरकार बता पाई है कि जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ को शूट किया, जो शूटर्स थे, इनको सुपारी किसने दी थी? देखिए ब्रजेश जी, तमाम सारी चीज़ें पुलिस कर रही है, एसआईटी बनी है, जांच जारी है, और तमाम सारी चीज़ें पुलिस संकलन कर रही। बहुत सारी चीज़ों को तुरंत नहीं बताया जा सकता, कई कड़ियों में कड़ियाँ जुड़ती हैं, कई नाम सामने नहीं लिए जा सकते। मुझे लगता है एसआईटी इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। और जैसे पहले ये था कि इतने दिन हो गए उमेश पाल की हत्या को, असद नहीं पकड़ा जा रहा है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन अपराधी भी आगे आगे भाग रहे थे। उसके बाद जब असद का हुआ और उसके बाद तत्काल ये घटना घट गई। मुझे लगता है कि पुलिस इस पर भी काम कर रही होगी, और जो लोग इसके पीछे हैं बचने नहीं पाएंगे, चाहे वो सफ़ेद पोश हो, बड़े नेता हो, बड़े व्यापारी हो, या जो अतीक के पैसे को हैंडलिंग करते हो, या कोई माफिया हो, कोई भी बचने नहीं पाएगा। एसआईटी का गठन कर दिया है सरकार ने, और मुझे लगता है त्वरित गति से वो अपनी पर इतने टाइम में मैं देख रहा हूँ, आज एक रिपोर्ट मीडिया में काफ़ी चल रही है, एक मोहम्मद मुस्लिम है, कोई लखनऊ बेस्ड बिल्डर है जो प्रयागराज से यहाँ धंधा करने के लिए आया हुआ है, उसके बारे में बड़ी सनसनीखेज जानकारियाँ मिल रही कि उसकी 5,000 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की उसके पास निवेश है। 16 से ज़्यादा बड़ी टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स जिनका नाम उजागर हुआ है। उसके बावजूद मोहम्मद मुस्लिम को पुलिस ने अब तक बुलाया नहीं और पूछताछ नहीं की, जबकि ईडी ने उससे पूछताछ किया, ईडी ने छापे भी डाले थे। क्यों? देखिए ब्रजेश जी, पुलिस का अपना तरीका है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, अपराध और अपराधी कुछ वारदात जरूर किए होंगे पर बच नहीं सकते। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो लोग भी इस हत्याकांड के पीछे और अतीक और अशरफ का मुंह बंद करा देना चाहते हैं, किन कारणों से, वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, वो आर्थिक कारण हो सकते हैं, वो आपराधिक कारण हो सकते हैं, वो आतंकवादी कारण हो सकते हैं, पर क्या कारण है, तो वो कारण अब एसआईटी की जांच में सामने। क्या कारण है कि अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और मीडिया को ऑफिशियली कोई ब्रीफिंग भी नहीं दी? तो पुलिस बच क्यों रही है इस मामले में जवाब देने से? देखिए पुलिस बच नहीं रही। तत्काल अभी घटना हुई है, पुलिस अभी कड़ियां समेटने में लगी है, जोड़ने में लगी है, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रजेश जी बता दे आपको? और मुझे लगता है वो समय भी आएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तथ्य आपके सामने आएंगे और आप फिर डिबेट करेंगे, और उन तथ्यों के आधार पर जो शुक्रिया आपका। हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कर्नल शरद शरण मौजूद हैं। जी थैंक यू सर। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब। ये क्या हुआ है इलाहाबाद में, और उसके बावजूद अब तक मैं देख रहा हूँ कि कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है, और सफ़ेद पोशों के बहुत नाम आ रहे हैं, इनको बड़ी इज्जत बख्शी जा रही है। एक को सुधीर अग्रवाल, दीपक भार्गव, मोहम्मद मुस्लिम, ये जो अरबपति कारोबारी हैं, इन पे हाथ डालने से परहेज, जबकि वाइट में ट्रांजैक्शन इन लोगों का है अतीक अहमद के साथ। ब्रजेश जी, मैं सेना में रहा हूं, और सेना में भी पैदल सेना में रहा हूं, और मैंने उन राज्यों में ऑपरेट किया है जहां पे कहीं ना कहीं सेना सिस्टम का हिस्सा बनती है, कहीं जगह तकरीबन सिस्टम बनता है। और हम उनसे लड़ते हैं जो ऐसे देशों से आते हैं और हाईली ट्रेंड और मोटिवेटेड मिलिटेंट्स होते हैं, जो फायर करने के बाद जाते नहीं हैं। आपके पास वेपन वगैरह की ट्रेनिंग? जी बिल्कुल ऐसे रहता है जी। अच्छा। ये इनकी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड इतना होता है। हमें नहीं पता तो हमने ऐसे कर दिया। अब आपने बताया कि ये दिल के करीब रहता है। मेरे कहने का मतलब था हथियार दिल के करीब रहता है, हमारे शरीर का हिस्सा बन के रहता है। और उनकी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड इतना होता है कि आप 1000 हो 500 हो, वो तुरंत नहीं मरेगा। वो चाहता है कि उसकी मौत जितनी लंबी खिंचे उतना ज़्यादा हमको नुकसान कर सकता है। उस लेवल के आतंकवादियों का मतलब जो टेररिस्ट होते हैं। अब उसी टेम्पलेट को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मैं आपको ये अपने अनुभव से कहना चाहूँगा कि सिस्टम इतना बड़ा होता है, यहाँ हम उसको सरकार कह सकते हैं। सरकार अपने आप में इतनी शक्तिशाली और इतनी ताकतवर होती है कि उसके बिना कहे, बिना जाने, बिना इशारे के कुछ हो ही नहीं सकता है।
और अगर जो कुछ भी हुआ है, जो मैंने अपनी आंखों से टीवी पे देखा है, आप विश्वास कीजिए आम वर्दीधारी रिटायर्ड लोगों ने भी उन लड़कों की ट्रेनिंग नहीं की है। हाईली ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स ने उन लड़कों को तैयार किया है। कैसे ये दावा कैसे, थोड़ा बताओ मुझे। जी जी बिल्कुल। उनका जो एंट्री का तरीका है, उनका जो पहली बुलेट फायर करने का तरीका है, उनका जो ऑपरेशन को ख़त्म करने का तरीका है, उनका जो एक्सिस यूज़ करने का तरीका है, वो बिल्कुल एक हाईली प्रोफेशनल ट्रेंड कमांडोज के लेवल के लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जब उसकी अतीक के बाएं कनपट्टी की तरफ से एक हथियार की एंट्री आती है, तो आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें कुछ चेहरे आपको दिखेंगे जो 2 या 3 सेकंड पहले से उनकी आंखों पे और उनके चेहरे पे गोली और आने वाले हथियार के एक्सिस के ठीक उलट हरकत शुरू हो जाती है। मैं इसको यहीं रखूंगा, एक सीमा होती है, उस सीमा में ही बात कर सकता हूं। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य से जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने भी वो वीडियो देखा है, वो खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये कोई सिरफिरे 3 लड़कों का किया हुआ नहीं है, ये हाईली ट्रेंड लड़कों का किया हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह बॉडी लैंग्वेज और उनके शूट करने का तरीका और एक हाथ से जिस तरह से पिस्टल का इस्तेमाल, और ये जो फॉरेन मेड बड़ी सफिस्टिकेटेड है, मैंने मीडिया में रिपोर्ट्स देखी, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया है ब्रिजेश जी, यकीन मानिए उन्होंने बहुत बार रिहर्सल किया है पूरे के पूरे सेटअप को, जैसे फिल्म में रिहर्सल करते हैं उस तरीके से रिहर्सल करने के बाद एग्जीक्यूट किया। आई एम वेरी वेरी श्योर एज फॉर माई प्रोफेशनल नॉलेज गोज एंड आई हैव सर्व्ड फॉर मोर देन 20 years इन आर्मी। इसके अलावा एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से फायर करने के, जब वो फायर कर रहे हैं उनको कोई भय नहीं है, वो सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें किसी डेटरेंस का शक नहीं था क्या? पलटवार का? जी, पुलिस फायर करेगी ऐसा? अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान के कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्स आता है कि उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का कोई खतरा है। इसके बाद पुलिस के ट्रेन सोल्जर जिस तरीके से आराम से उनको पकड़ लेते हैं, वो अपने आप लेट भी जाते हैं, हाथ भी सीधे करते हैं, और फिर जो नारे धार्मिक लगाते हैं वो सबने सुने। तो मुझे लगता है कि इट इज़ एन एब्सोल्युटली वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्स्पिरेसी। ये मेरा इस इंसिडेंट के लिए कॉल है। दूसरा मेरा कहना ये जरूर है कि सिस्टम चाहे तो सिस्टम के पास इतने साधन और संसाधन होते हैं कि किसी चीज़ को तुरंत तोड़ दिया जाता है। और जो हमारा भी अपना अनुभव रहा है कि ऐसे डिस्टर्ब्ड एरिया में बहुत बड़े बड़े अपने अपने मिलिशिया के सिस्टम बन जाते हैं। अतीक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत पैसे का साम्राज्य था, और बहुत लोगों के इसमें हाथ में खून आया है। बट मुझे इतना ज़रूर कहना है कि काश हाथों पे खून ना आए। हाथों पे खून आएगा तो उसकी याद, उसकी छींटे उसके बहुत वक्त बहुत शुक्रिया आपका, और समाज भरेगा ये दुखदाई। ओंकार नाथ सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपका ओंकार जी। ये जो कुछ भी प्रयागराज में हुआ है, उस घटना ने कई गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हुए हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो गन उठाता है वो गन की ही भाषा समझता है, वो अपराधी था, मारा गया। कुछ लोगों ने उसे सेलिब्रेट भी किया। पुलिस अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से बच रही है। SIT वगैरह का गठन हो गया है। सफ़ेद पोशों के नाम उजागर हुए हैं जो फाइनेंस कर रहे थे या फाइनेंसर थे या जिनके पास अतीक का पैसा लगा हुआ है, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से विश्लेषित करते हैं? ऐसा लगता है ब्रजेश जी जैसे हम अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं कि सरकार और पुलिस जिसको चाहे रहने दे, जिसको न चाहे उसको मार दे। ये बहुत ही तकलीफ़ दे चीज़ है। मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने ये कहना चाहता हूँ कि अतीक क्या थे, इनकाउंटर उनका हुआ अच्छा था बुरा था, या उनको मारा गया, सॉरी इनकाउंटर शब्द तो मैंने गलत कहा, उनको जो मारा गया वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन ये देश को हिला देने वाली घटना है। पुलिस की मौजूदगी में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है हमले हो रहे हैं लोगों पे। उमेश पाल की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई, अतीक अहमद की हत्या पुलिस की मौजूदगी में हुई। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि इस प्रकार की अगर कार्रवाई हो रही तो पुलिस का भय कहाँ रह गया है? कौन से अपराध को ख़त्म कर रही है सरकार? एक अपराधी को मार के दूसरा अपराधी पैदा कर रही है, यही ख़त्म होना कहा जाएगा? और ये आज इनके साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। और पुलिस को अगर आप इतनी पावर दे देंगे। मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने कहा कि अब कोई माफिया धमकी नहीं दे सकता है, जो धमकी देने वाले हैं संकट में आ जाते हैं। वही मेरे कहने का मतलब है कि वो जो ये कर रहे हैं, इसका मतलब कि अदालत उनके लिए कुछ है ही नहीं।
तो एक तय कर लीजिए, अदालत समाप्त कर दीजिए, एग्जीक्यूटिव जिसे चाहे कि अपराधी है इसका अंत होना आवश्यक है उसे मार दे, चाहे उसमें भला आदमी हो चाहे वो अपराधी। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। दो टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया लाल गुप्ता उत्तर प्रदेश में डीजीपी रह चुके हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और एसटीएफ के फाउंडर मेंबर में से एक, और कई जिलों में एसएसपी और आईजी डीआईजी रह चुके, और श्री प्रकाश शुक्ला ऑपरेशन कांड में मुख्य भूमिका निभाने वाले राजेश पांडे इस वक्त मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका हमें एक्सक्लूसिव समय देने के लिए। धन्यवाद आपको। मैं आपसे समझना चाहता हूं, और थोड़ा सा हम सबको, हमारे दर्शकों को और पैनल पे बैठे मेहमानों को भी ब्रीफ करिए और बताइए कि अतीक अहमद किस तरह का माफिया था, उसके ऑपरेशंस के क्या तरीके थे, और क्यों वो 1979 से लेकर अब तक किसी मामले में सजा याफ्ता नहीं हुआ। और दूसरा प्रश्न है आपसे, ये जो कुछ हत्याकांड हुआ ये बड़ा चौंकाता है, बड़ा दहलाता है, आपका एनालिसिस। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहाँ तक इसका अतीक अहमद की बात है कि वो कैसे इतना बड़ा हुआ, देखिए उसने अपने आप को और अपने सिस्टम को एक लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया। उसी इलाके में पहले चांद बाबा नाम का एक बदमाश हुआ करता था जो छोटी मोटी रंगदारी, रेलवे का कोयला, पॉकेटमारी इस तरह की करता था, और ज़मीनों में उसका दखल हुआ करता था। और एक बात आप ये खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि अतीक अहमद का जो ज़मीनों के प्रति प्रेम था जी, सब लोग जानते हैं। ज़मीनें, गाड़ियाँ और कुत्ते, ये तीन चीज़ों का जो उसका प्रेम है। ज़मीन तो वो कहीं भी, जरा सी भी खाली ज़मीन कहीं मिल जाए, जरा सी भी खाली मकान कहीं मिल जाए, किसी के मकान को लेना हो तो उसको देवरिया जेल तक बुला के उसे मार पीट के उसके मकान और ज़मीन को लिखा लेते थे। जो लोग बैठ के दूर से बात करते हैं वो जरा सा एक बार कभी चकिया, करेली, खुलदाबाद, इन सब जगह, अटाला, इन सब जगह जरा एक बार घूम के आए, धूमनगंज, वहाँ लोगों से पूछें कि वहाँ किसी के पास अपनी ज़मीन और मकान बची भी है। तो एक बार जब चांद बाबा को, जब ये 89 में इलेक्शन में खड़ा हुआ पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी से, और इसके खिलाफ खड़े हुए चांद बाबा, इतनी गोलीबारी हुई दोनों पक्षों में, चांद बाबा की हत्या हो गई। उसके पूरे जितना उपक्रम उसका था उस पर, सब पर इनका कब्जा हो गया। बड़ी सिंपल सी इसकी मोडस ऑपरेंडी थी। अगर किसी को इलाहाबाद का आइडिया हो, प्रयागराज का आइडिया हो, तो सिविल लाइन में जो गिरजाघर वाला, जो चर्च वाला चौराहा है, उससे जब आप इधर चलेंगे संगम की तरफ, तो चौराहा क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़ा सा मकान था। उसमें सिविल लाइन बड़ा खूबसूरत जगह है, थी पहले, जिसमें पुराने एंग्लो इंडियंस रहते थे, उनके बड़े बड़े मकान थे और 10-10 बीघे के उनके लॉन थे, बगीचे। पांडे जी, उस दौर में मैं क्राइम रिपोर्टर था 1997 में। जी जी और वहीं था इलाहाबाद। आप उस घटना को अच्छी तरह जानते होंगे जी। हाँ, मैं बता तो रहा हूं कि वहां से शुरू किया जब इसने 89 के बाद, तो कपूर साहब वहां पति पत्नी थे, बच्चे उनके बाहर थे, एडवर्ड कपूर शायद उनका नाम था, और उनके यहाँ 3 लोग पहुंचे। बहुत बड़ी ब्रिटिश पीरियड की उनकी जो रिहायशी बीच का हिस्सा और बाकी खाली हिस्सा, और कहा कि बाबूजी आप क्या मकान बेचने वाले हैं? उन्होंने कहा भाई ये क्या तमाशा वाली बात कर रहे हो, मैं क्यों मकान बेचूंगा, मेरे पुश्तैनी मकान है, मुझे कौन सी पैसे की कमी है। उसने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही आया था कि आप। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया, 4-5 नौकर थे, उनसे कहा भाई इनको बंगले के बाहर करिए, ये पता नहीं कहाँ से इनको किसने बता दिया है कि मैं मकान बेचूंगा। वो वहाँ से निकल गए, और दूसरे ही दिन जब वो पति पत्नी वहाँ बरामदे में बैठे हुए थे, उनके यहाँ 4 बम फेंके गए। अच्छा, अब वो घबराए बेचारे, गाड़ी लिए थाने पर पहुंचे, थाने पर भी किसी ने सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि आप देखिए, आपको लगता है कोई गलतफहमी हो गई, पटाखे बजे होंगे। आप उस समय क्राइम रिपोर्टर थे, आपको अच्छी तरह से पता होगा, घटना बहुत बवाल हुआ था इसमें। बहरहाल 10 दिन बाद वो लोग फिर पहुंचे। उन्होंने कहा बाबूजी आपने कुछ डिसाइड किया? वो फौरन समझ गए कपूर साहब कि ये इन्हीं लोगों ने बम फेंका होगा। और लगभग 5 करोड़ की वो जमीन और बंगला, उसको 60 लाख रुपए में इन लोगों ने रजिस्ट्री करा दी। वो बेचारे छोड़ के चले गए यहाँ से, बच्चे उनके बाहर थे, अच्छी जगहों पे थे, सब जगह उन्होंने कहा। ये तो एक वानगी, चूँकि मैं जानता हूँ, मैं वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहा हूँ, आना जाना था, लोग बताते थे। ऐसे 50 किस्से हैं सिविल लाइन के,
आज सिविल लाइन कितना बदरंग हो गया है, बड़े बड़े बंगले सब नेस्तनाबूद हो गए हैं, उनकी जगह पे सब प्लॉटिंग हो गई है, प्लाजा खुल गया है, मार्केट खुल गया है। ब्रिजेश जी, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पहले के सिविल लाइंस और आज के सिविल लाइंस में कितना अंतर आ गया बहुत है। अब तो पांडे जी बड़े पहचाना खुले नहीं खुले जाता। बंगले, पहले से मैं प्लाजा- पिछले वर्ष गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ सिविल लाइन देख के, और मैं 15 वर्षों के बाद इलाहाबाद गया था और मैंने सिविल लाइन देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ जी। तो आधा सिविल लाइन ये मोडस ऑपरेंडी है। आप आज कल आप जो बीच में देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, एक वो कल मैंने देखा कि जीशान नाम का एक आदमी है, उसके घर में घुस गए, उसका पूरा जेसीबी से गिरा दिया और उससे कहा कि ये अब आप जाइए यहाँ से। मैं बिल्कुल आपको तुरंत का उदाहरण बताऊं, मैं 2015 में यहाँ एसएसपी लखनऊ था और उस समय राजशेखर साहब डीएम थे। पीजीआई के पास एक जमीन, ये सुगनामल वाले हैं जो जिनको आप भी जानते होंगे, सुशील गुरनानी, इनकी एक कोई जमीन थी। मुझे एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने फ़ोन किया कि राजेश, ये पीजीआई के पास इतनी प्राइम लैंड है, उस पर सुना है अतीक के गुंडे आ गए हैं, कब्जा कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसका पता करिए आप कि ये अभी वहाँ से वो गुरनानी साहब आए हैं। मैंने उनको भेजा, उनको कहा सर मेरे पास भेज दीजिए, मैं बात करता हूँ। बहरहाल गुरनानी साहब मेरे पास आए। अब आप उसकी दहशत का आलम यह था कि गुरनानी साहब ने बाहर से जो पर्चा भेजा उसमें अपना नाम नहीं लिखा, उसमें केयर ऑफ उस अधिकारी का नाम लिखा। मैंने बुलवाया, मैंने कहा भाई आपका क्या नाम है, आप पर्चे में कम से कम अपना नाम तो लिखते। तो उन्होंने ये कहा कि सर अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे इतनी दहशत हो गई, मुझे लगा कि हर जगह उनके आदमी होंगे, अभी पता लग जाएगा कि मैं पुलिस के पास आया हूँ तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। इस कदर उनका उसकी आतंक था, उसका प्रभाव था। बहरहाल मैंने वहाँ जो एसओ थे पीजीआई के विनोद यादव, आज भी बाराबंकी ज़िले में कहीं पर हैं, मैंने उनसे कहा कि जाके देखो जो ये बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। विनोद यादव गया, 10 मिनट में बताया कि हाँ साहब ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन किसकी है ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा मैं गुरनानी साहब को भेज रहा हूँ, आप इनके कागज़ देख लीजिए, तहसील से एसडीएम या किसी लेखपाल को बुलवा के वेरीफाई करा लीजिए। गुरनानी साहब फिर बोले कि साहब मैं किसी कीमत पे थाने पे नहीं जाऊंगा, पास ही में वो ज़मीन है, वो सब लोग थाने पर बैठे होंगे और फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार होगा, मैं साहब ज़मीन रहे न रहे मैं जाऊंगा नहीं। फिर मैंने राजशेखर सर को फ़ोन किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। मैंने कहा साहब ऐसी बात है, किसी रेवेन्यू अफसर को बुलवा के भिजवा दीजिए, नहीं ये कब्जा हो जाएगा, बड़ी बदनामी होगी लखनऊ में, वो भी पीजीआई के पास। उनके पास उस समय नायब तहसीलदार या उधर के जो उस क्षेत्र के मोहनलालगंज के होंगे वो आए हुए थे जी। गुरनानी साहब पहुंचे, इनके कागज़ पत्तर देखे, साथ ही साथ रेवेन्यू ऑफिसर्स को मौके पर भेजा। उन लोगों ने डिमार्केशन किया, वहाँ पर डिमार्केट करने के बाद मुझे फिर ये बताया कि नहीं साहब ये बिल्कुल इन्हीं की ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है और ये पुरानी रजिस्ट्री है ये। मैंने कहा भाई अगर ऐसा है तो इनको वहाँ से हटाइए, गुरनानी साहब से कहिए कि अपनी बाउंड्री भी बनवा लें। वो रजिस्टर कर रहे थे, खैर एसओ भी ठीक था उस समय। एक प्लाटून पीएसी उसने मांगी, पीएसी लिया, उनको किसी तरह से वहाँ से भगाया गया, खदेड़ा गया। मैंने कहा नहीं जाते हैं, मुकदमा कायम करिए और इन्हें जेल भेजिए। इस बात से अतीक इतना गुस्सा हो गया, एकदम बिल्कुल बौरा गया वो, कि वो अपना पूरा लाव लश्कर लेकर होटल सिल्वरेट है इनका गुरनानी साहब का, आरिफ कैसल्स के बगल में, नेशनल पीजी कॉलेज के सामने, इनके यहाँ दिन में ही मैं असलहों की घुस गए। वहाँ रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी, तमाम मैनेजर और जो होते हैं वो लोग थे, गेस्ट लोग बैठे हुए थे। इसने कहा कि सीसीटीवी बंद करिए, नहीं बंद करेंगे एक एक गोली हर कैमरे पे मारूंगा, नीचे आ जाएगा। इन लोगों ने घबरा के सीसीटीवी बंद कर दी। फिर ये कहा कि अब तुम्हें फ़ोटो बहुत शौक है तो मेरी फ़ोटो खींच लो, और 4-6 लोगों के नाम लिए, अधिकारियों के और नेताओं के, कि जाके उनको फ़ोटो दे देना। और एक बात ध्यान रखना, कल तक ये तुम्हारी ज़मीन थी, आज से ये अतीक अहमद की ज़मीन है, गलती से भी उस ज़मीन पे चले मत जाना। देखिए सुगनामल भी यहीं है, गुरनानी साहब भी यहीं हैं, सब लोग यहीं पर हैं। आप उनसे पूछिए, वो बेचारे पैदल एसएसपी आवास से 500 मीटर की दूरी पे होगा वो पैदल भागते हुए, उनके पीछे पीछे उनके 2 मैनेजर्स, वो सीसीटीवी फुटेज लेके आए। मैंने इंस्पेक्टर हजरतगंज को वहीं बुलवाया, मैंने कहा आप एक तहरीर लिखिए, हम मुकदमा लिखेंगे। बहुत हो गया, मैंने राजशेखर साहब को बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल मुकदमा लिखिए। और गुरनानी साहब बिल्कुल एकदम हाँफने लगे, कांपने लगे। उन्होंने कहा साहब मैं मुकदमा किसी कीमत पे नहीं लिखवाऊंगा,
आज आप हैं कल चले जाएंगे, डीएम साहब आज हैं कल चले जाएंगे, हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे। इतनी दहशत कि उस आदमी ने आज तक कभी मुकदमा नहीं खिलाया। अब 10 दिन बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हम लोग पुलिस की तरफ से मुकदमा लिखा देते हैं। उनसे कहा गया कि भाई वो आप अपनी सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। ब्रिजेश जी, उसने कहा साहब मैंने सीसीटीवी फुटेज जला दी है कि अगर हमारे कर्मचारियों से कहीं लीक हो गई तो हमारी हत्या हो जाएगी, हम मारे जाएंगे। आप, ये मोडस ऑपरेंडी था जिससे वो 40 साल की सल्तनत उसने बना दी थी। दूसरा प्रश्न ये है कि अतीक अहमद का जो आर्थिक साम्राज्य है वो कितना बड़ा था और कितने हजार करोड़ का आदमी था? कुछ आकलन कर पाए आप लोग, कुछ असेस कर पाए जब जमीन का इतना मोह था उसको? देखिए जी, देखिए ये तो एजेंसीज ने किया है, प्रयागराज के कमिश्नरेट की पुलिस ने किया है, पहले एसएसपी लोग जो थे पिछले 4-5 सालों से उसके साम्राज्य का कैलकुलेशन हो रहा है। 1000 करोड़ के ऊपर तो हर हाल में होगा। इतनी बेशकीमती ज़मीनें जितनी वहाँ आसपास की हैं वो सब कब्जे में है। मजाल है किसी की कि उसकी तरफ देखे। और जब जब इसको लगता है कि अब हमारा प्रभाव कम हो रहा है, अपने परिवार के एक आदमी को अपने लॉन्चिंग पैड से बाहर ऊपर फेंकता है ताकि वो फील्ड में आ जाए, उसका काम संभाले। 2003 में इनके पिताजी के ऊपर, इनके फादर गए, बुजुर्ग थे लेकिन फिर भी सरफराज नाम के एक आदमी की हत्या हुई, उसमें वो जेल भी गए। फिर उनके आसपास भी भीड़ इकट्ठा होने लगी, भाई ये भी काम के हैं हमारे। 2005 में जब ये लगा कि हमारा राजनीतिक वर्चस्व खत्म होगा और वो इलेक्शन हारे राजूपाल से अशरफ, और जैसे ही वो इलेक्शन से हारे उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया इतिहास भी उसका साक्षी है। 9 किलोमीटर तक दौड़ा कर मारा, अस्पताल में घुसकर मारा। इतनी, अब उस ज़माने में सीसीटीवी नहीं थे, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ऐसे एंड्रॉयड नहीं थे कि वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करें और आज वीडियो करें। ब्रजेश जी, आप उस घटना को ज़रा याद करिए। मजाक में तो लोग ये भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि साहब आगे बढ़ के उसकी नाड़ी देखता था, सांस तो नहीं चल रही है, और फिर 4 गोली मारते थे। ऐसा करते करते 9 किलोमीटर तक ले गए। तो आप साम्राज्य की बात, एक दिन में खड़ा किया हुआ साम्राज्य नहीं था, 40 साल में खड़ा किया हुआ साम्राज्य था। किस तरह से खड़ा किया साम्राज्य था। मजाल है कि उसके खिलाफ कोई एक आदमी वहाँ उसकी किस्से कहानी को बता दे, वहाँ खड़े होके, खुलदाबाद में खड़े होके, करेली में खड़े होके कोई बता सकता है? चकिया में, धूमनगंज में कोई नहीं कहता था, नाम नहीं लेता था। इस कदर मैं तो बता रहा हूं कि गुरनानी साहब आज भी हैं, उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे जब वो उनके होटल में ये लोग गए थे। ऑलराइट, पांडे जी हमारे साथ फार्मर डीजीपी केएल गुप्ता साहब भी हैं। मैं चाहता हूं आप उनकी बात भी एक बारी सुन लें। हम उनकी भी इशूज़ को समझना चाहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अतीक अहमद जैसे गुंडों को कैसे डील किया था। गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अतीक अहमद की मोडस ऑपरेंडी क्या थी, आप अपने समय इन लोगों से कैसे निपटते थे, फिर ये माफिया इतना बड़ा कैसे हो गया? और दूसरी घटना, ये जो उसका मर्डर हुआ, इसका वीडियो बड़ा खौफनाक है, आपका आकलन? ऐसा है कि अभी राजेश जी हमारे साथ काफ़ी दिन तक सर्व किए हैं STV, उन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि इसका साम्राज्य सन 79 से लगा करके आज 44-45 साल तक चला। हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी इसने बनाई, जिधर उसकी निगाह हो जाती थी वो ज़मीन उसकी हो जाती थी। कोई इफेंट बट नहीं कर सकता था, हिम्मत ही नहीं होती थी। क्यों? पहले तो वो छोटा सा शुरू हुआ गुंडे की तरह से, धीरे धीरे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करता रहा, फिर जब देखा कि पॉलिटिशियन को इतना पैसा मिलता है मैं क्यों सपोर्ट करूं, खुद ही बन गया और टिकट मिलने लगे, MP MLA बन गया। तो ये सब चीज़ें आपने देखा उसकी ग्रोथ कैसे हुई 44-45 साल में। तो राजनीतिज्ञों के बिना उसके, और ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि राजनीति कोई रूल करते हैं, तो अब ये अभी हमारे राजेश जी ने बताया तो ठीक है, इन्होंने किया कुछ, DM ने इसमें मिल करके, ज़्यादातर वो दबाव में उसके रहते थे क्योंकि रूलिंग पार्टी जब उनको सपोर्ट कर रही है पॉलिटिकल साइड, तो फिर ब्यूरोक्रेसी क्या कर सकती थी। तो ये सब बिना राजनीतिक सपोर्ट के, और माफिया और मनी, और जैसे आप जानते हो ना, मनी एंड मसल पावर दोनों चाहिए। माफिया को भी ज़रूरत है और उधर इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिशियन की ज़रूरत है। उसका जो मर्डर हुआ वो तरीका देख के आपको क्या? हाँ, तो सुनिए, अब ऐसा है कि इसको ले जा रहे थे, अब 17-18 लोग थे उसके साथ में, एक जीप से दोनों उतरे, एक चेन में दोनों बंधे भी थे, तो कंपैक्ट दोनों आसपास थे।
तो ये पुलिस की थोड़ी सी ढिलाई तो मुझे लगती है कि उसको कवर करके चाहिए। एक तो रात के 10 साढ़े 10 बजे ले गए मेडिकल कराने के लिए अस्पताल में जहाँ अंधेरा था, पत्रकारों की ही लाइट जो जल रही थी कैमरा की। आप इसको कॉन्स्पिरेसी मानते हैं या इत्तेफाक है या फिर ये आपराधिक बदला है किसी गैंग का? नहीं सुनो, वही मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि ये जो है जो 3 लड़के हैं बांदा हमीरपुर या एटा वगैरह के, बहुत छोटे से थे 25-20 साल के, वो अतीक अहमद का नाम सुनते ही हालत उनकी खराब हो जाती। वो जानते भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं से इनको पीछे से सपोर्ट है किसी बड़े गैंग का, क्योंकि ये इनको 6 लाख की रिवॉल्वर कहाँ से मिल जाएगी, घर में खाने को नहीं इनके, यहाँ आपने देखे होंगे इनके घर टूटे फूटे, माँ बाप के जो हालत है। तो ये कहीं ना कहीं से इनको मोटिवेट किया गया, पैसा दिया गया, कहीं कहीं बातें आने की 10-10 लाख रुपए एडवांस में दिया गया। तो ये सब बातें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी तीनों जो पकड़े गए हैं प्रतापगढ़ में जेल में। अच्छा, आपने तो विकास दुबे इंक्वायरी की है, आप तो उस इंक्वायरी पैनल में थे, विकास दुबे वाले में जी। आपको लगता है कि ये जो अब कमेटी बनी है या जिस तरह के न्यायिक आयोग बनते हैं उससे ट्रुथ फाइंडिंग्स होती है? आप तो खुद उसका हिस्सा रहे। अब ये चूंकि मैं उस कमीशन का मेंबर रह चुका हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और यूपी गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया था, हालांकि हमारे पीछे भी तमाम लोग लगे हुए थे, हम लोगों के पीछे। फिर सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये बहुत अच्छा, और हम लोगों की रिपोर्ट जो थी सबमिट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तारीफ किया। उन्होंने कहा इसको आप जो है आप वो कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए और इस पर एक्शन लीजिए। तो उन्होंने तारीफ किया। तो हम लोगों ने सब चीज़ें सच्चाई पे लिखी हैं, कोई ऐसा किसी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि विकास दुबे कांड की पूरी जांच के लिए जो एक जुडिशियल कमीशन बना था उसमें KL गुप्ता प्रमुख पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेंबर के तौर पर ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चौहान साहब थे, एक अग्रवाल साहब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, एक मैं था, 3 लोग थे, चेयरमैन थे, और बहुत हाई पावर्ड कमीशन था। जैसे कि तेलंगाना के लिए बनाया था उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी बनाया था। अब यूपी गवर्नमेंट ने जो बनाया है, ये रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज और एक DG, ये थोड़ा अपने हिसाब से बनाया है। अब इसके लिए भी लोग अपने हिसाब से बनाया जी, लोगों गए हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को हियरिंग है कि शायद हाई बिल्कुल ठीक है सर, और बड़ा बना दिया जाए। तो ये ऐसा है एक और बहुत बेहतरीन हमने आज एक्सपर्ट को बुलाया और आप सबको सुनना चाहिए, वो बहुत ही बेमिसाल हैं अपने काम में और क्राइम रिपोर्टिंग में। नहीं सुनिए, एक चीज और बता दूं। हाँ, प्लीज गुप्ता जी। ऐसा है कि जैसे ये 3 लड़के हैं, जैसे मैंने बताया कि ये 3 लड़के इतने सिंपल ये नहीं है, एक तो कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते थे एटा के, और ये दो तो इकट्ठे हो गए थे हमीरपुर में। अब कह रहे हैं एक गैंग का जो लीडर था भाटी, वो इनसे मिला था, कोई कह रहा है कि सर मैं तो कहता हूँ आप भी इस कमीशन में होते तो जांच ठीक से हो जाती। नहीं सुनिए ना, तो ये कोई ना कोई इसके पीछे, चाहे जिसने इसको पैसा दिया हो या इसका पैसा कहीं लगा हो, करोड़ों अरबों का वो है, तो कोई ना कोई इसे दुश्मनी मानता होगा, जिन्होंने लड़कों को मोटिवेट किया होगा। रिवॉल्वर 6-6 लाख की दिया है। तो इनकी जब तीनों की इंट्रोगेशन होगी, जब पुलिस रिमांड में आएंगे ये लोग, SIT जांच करेगी, तब असलियत खुलेगी। अभी तो हम कयास लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। वास्तव में कोई ना कोई गैंग होगा इसके पीछे जो इसको एलिमिनेट करके अपनी वो इज्जत बढ़ाना चाहता है, अपना वो बनाना चाहता है। बस जी, जिनका मैं जिक्र कर रहा था उनका नाम है दीपक शर्मा। तो जो लोग भी क्राइम की रिपोर्टिंग पढ़ते हैं या देखते हैं वो सब इनके नाम से बहुत वाकिफ़ हैं और बहुत ही मशहूर टेलीविज़न शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी इस कार्यक्रम में हमें शामिल होने के लिए। मैं एक ही सवाल आपसे करूंगा कि जब आपने वो वीडियो देखा अतीक अहमद के मर्डर का, क्या कौंधा आपके दिमाग में? पांडे जी भी सुन रहे हैं आपको? देखिए, जाहिर तौर पर नहीं, पांडे जी भी सुन रहे हैं और गुप्ता जी भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। देखिए होता क्या है, मैं बजाय उस वीडियो पे डायरेक्ट आने पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक दौर था ब्रजेश जी, और वो दौर ये था कि जब कोई खबर नहीं लिखता था अतीक अहमद पर, कहीं खबर छपती नहीं थी, कहीं लिखी नहीं जाती थी। पहली खबर पायनियर अखबार था अंग्रेज़ी का, लखनऊ से छपता था। एक मर्डर था, बड़ा सेंसेशनल मर्डर था इलाहाबाद का, जिसमें अतीक अहमद शामिल था। और उस मर्डर पर एक रंजन द्विवेदी साहब हुआ करते थे, IPS ऑफिसर थे। उन्होंने बहुत एविडेंस कलेक्ट किया और उनका कोई खबर छापने वाला नहीं था, कोई अखबार, कोई चैनल की हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि अतीक पर खबर लिख दे, इलाहाबाद की बात छोड़ दीजिए। और तब वो मेरे पास आए और उन्होंने सारा एविडेंसेस दिए, किस तरह से वो मर्डर हुआ, कैसे बनारस में जाके एक इंस्पेक्टर के थ्रू एक छोटे से मुकदमे में इसको बंद कर दिया गया और उसमें वो ये रिहा हो रहा था। बाद में शायद CBI जांच वगैरह भी हुई, वहीं से उल्टी गिनती
अतीक अहमद की शुरू हुई है। मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना, मैं आऊँगा उस वीडियो पर भी आऊँगा। देखिए क्या है, हर रिजीम ने किसी न किसी माफिया को बढ़ाया, उसके पीछे सेट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सेट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, सेट ऑफ रिजीम पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पावर, साथ में पुलिस की पावर और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये तीनों मिलकर एक माफिया को खड़ा करते हैं और इन लोगों ने खड़े किए। फर्क सिर्फ ये है कि एक रिजीम आती है, जब बसपा आती है तो एक सेट ऑफ माफिया पर कार्रवाई होती है, जब समाजवादी पार्टी आती है तो एक सेट ऑफ उस पर कार्रवाई होती है, जब भाजपा आती है तो एक सेट ऑफ माफिया पे कार्रवाई होती है। और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अपराध कम नहीं हो रहा है। जब आप माफिया को लेकर आपकी सेलेक्टिव अप्रोच रहेगी, इसको मारना है, इसको नहीं मारना है, इसको छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना। सवाल इस बात का है कि अतीक अहमद जैसे आज कितने और माफिया हैं जिनको पुलिस एस्कॉर्ट दे रखी है सरकार ने, क्या उन पर लिखा जा रहा है? क्या अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक माफिया इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के कहने पर मुंबई में जाके गोली चला दी हो, अहमदाबाद में जाके AK-47 चला दी हो, जिन पर टाडा लगी हो? क्या इस तरह के लोग हैं, एक्टिव हैं, उनको पुलिस एस्कॉर्ट मिली? ये बिग क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लिए, जिस पर उत्तर प्रदेश सवाल नहीं करता है। सवाल किस पर किया जा रहा है कि साहब अतीक, अरे भाई अतीक, कौन नहीं कह रहा कि वो माफिया नहीं था? अतीक भी माफिया है, मुख्तार भी माफिया है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ अतीक और मुख्तार ही माफिया है? ये सवाल उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। जब तक आप एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं रखेंगे, जब तक आप सबको एक साथ मेरिट पर आप उनको काउंटर नहीं करेंगे, तब तक ये ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म नहीं होगा। मुंबई में जो ऑर्गेनाइज क्राइम 70 से लेकर और आप कह सकते हैं 2000 तक, चाहे वो छोटा राजन गैंग हो, चाहे दाऊद इब्राहिम गैंग हो, चाहे वो करीम लाला गैंग हो, ये जितने गैंग से क्यों बढ़ते चले गए? पुलिस की एक लॉबी एक को सपोर्ट कर रही थी, पॉलिटिकल एक लॉबी उसको सपोर्ट कर रही थी। आखिर में वहां पर कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी थे, कुछ पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने सोचा नहीं कि यूनिफाइड प्रेशर होना चाहिए, छोटा राजन को भी यहां से खदेड़ो, दाऊद इब्राहिम के गैंग को, तब जाके थोड़ी बहुत राहत मुंबई को मिली है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर हम यूनिफाइड अप्रोच रखते हैं, एक जैसी अप्रोच, तो शायद हम अंकुश लगा पाएंगे, वरना आप जितने भी एनकाउंटर कर लीजिए, इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। अब मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से 3 गैंगस्टर्स ने आके पुलिस कस्टडी में ये हत्या की, मुझे लगता है प्रकाश सिंह साहब के स्टैंडिंग ऑर्डर थे, मुझे याद आ रहा है प्रकाश सिंह साहब जो DG थे, उनके स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि अगर कोई भी डेथ पुलिस कस्टडी में होती है तो 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिनका नेग्लिजेंस है, सस्पेंड करना चाहिए और एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ये एक्शन हुआ है? तो सवाल इस बात का है कि गलतियां हो रही हैं, लेकिन मीडिया की जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए, या जो क्राइम के एक्सपर्ट हैं जिनको जिस तरह से क्राइम को देखना चाहिए ब्रिजेश जी, वो उस चश्मे से, उस पैमाने से क्राइम को नहीं देख रहे। ये जो हत्याकांड हुआ अतीक अहमद का, लाइव कैमरे के सामने मर्डर होता है, ये किसी आपराधिक गैंग का बदला है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा, जिसका जिक्र कर्नल शरद शरण ने भी, जो हमारे साथ आर्मी के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 20 साल कॉम्बैट ट्रेनिंग भी ली है, वो अभी डिस्कस कर रहे थे। देखिए, एक कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड तो लगता है कि ये किस तरह से ये वहाँ पर मीडिया थी और वहाँ पर वो 3 लोग आए और पुलिस के जो रिफ्लेक्सेस थे, मतलब अगर आप एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर को अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिसको आप साबरमती जेल से जब निकाल के लाते हैं, तो उसकी जो सिक्योरिटी का स्केल बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो सबसे वल्नरेबल प्लेस पर होता है तो उसका सिक्योरिटी का स्केल बहुत कम होता है। तो क्या ये किसी को स्पेस दिया जा रहा था कि आप आइए, आपको हम एक पिच देते हैं जहाँ खेलिए आप आके, और उसके बाद उनकी पुलिस कस्टडी नहीं होती है, उनसे पूछताछ नहीं होती, वेपन जो उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, इतने महंगे वेपन, वो किसने दिए, उसके पीछे कौन है, इस जांच में पुलिस इंटरेस्टेड नहीं है। आप सिर्फ अतीक अहमद में इंटरेस्टेड हैं कि अतीक अहमद जो था वो बिन लादेन था और इस बिन लादेन को हमने मार दिया। मेरे ख्याल ये यूनिफाइड अप्रोच नहीं है। बाकी जो उसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है कि पुलिस कस्टडी में लोग कैसे आए, कैसे इन्होंने क्राइम को एग्जीक्यूट किया, किसने सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स दिए थे, उस वेपन के पीछे या उस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन लोग हैं,
इसके बारे में कोई भी ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इंटरेस्टेड है, ना पुलिस वाले इंटरेस्टेड हैं, ना सरकार इंटरेस्टेड आपको है। लगता है कभी सच तो मुझे सामने लगता है आएगा कि या नहीं आ एक पाएगा? देखिए, वो तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है स्टेट का, जब तक वो नहीं चाहेगा कि हमको इसमें डीप डाइव करना है, हमको भीतर तक जाना है, हमको देखना है क्या है, और वाकई अगर आपको गन कल्चर को ख़त्म करना है तो आपको, मैंने पहले भी कहा कि आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में केएल गन गुप्ता कल्चर साहब है, आपकी गन बात कल्चर पर की कुछ कमेंट इंतहा करना ये है चाहते हैं, मैं उनको कि इनवाइट पुलिस- करता हूं। गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे बिल्कुल, थे। बिल्कुल करें। दीपक जी को कह ले रहे थे, बिल्कुल उसके बाद- कहें। दीपक जी आप बात कर लो, इसके बाद मेरे। नहीं, आप बोले गुप्ता अच्छा, जी, गुप्ता जी। ऐसा है सर, थोड़ा संक्षेप में कहिए। हाँ बिल्कुल, जो माफिया की ग्रोथ है इसमें, जैसे इन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी का हाथ है, चाहे पुलिस हो, चाहे आईएएस मतलब मजिस्ट्रेसी हो, और पॉलिटिशियन का है। असली जो आप जानते हो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो है वो इनको वो करती है, कंट्रोल करती है ब्यूरोक्रेसी को। अगर आज़ादी से काम करते, जैसे पुलिस रिफॉर्म्स की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है 2006 में प्रकाश सिंह केस में, तो वो मामला नहीं होता। अब चूंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कि इस पर कोई एक्शन हो। और दूसरा एक क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स की बात है जो मैं कहना चाहूँगा जी, प्लीज बेटा। हाँ, वो असली बात तो ये है कि राइट फ्रॉम पुलिस, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस, सब में रिफॉर्म की जरूरत है। सबको ये लोग खरीद खरीद लेते हैं ये लोग। दे आर विनेबल, परचेजेबल। इसलिए बेल भाई 79 से लगा के 44 साल तक बेल पे रहेगी। ट्रायल अभी 2005 वाले केस का हुआ है, अभी तक किसी को हो नहीं पाया। तो ये सब देखने की बात है। इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट आप चाहते हैं कि टोटल रिफॉर्म हो? नहीं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं कि भाई जितने दिन तक हमें सजा नहीं मिलेगी और उस दिन तक हम MP MLA बने रहेंगे, माननीय बने रहेंगे, 40% बने हुए हैं। तो थैंक यू सर, हमारे साथ बने रहिएगा सर। पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या फीडबैक है और क्या इनपुट अब तक की जांच में मिल पाया है और क्या चल रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, एक तो यह है कि जो अभी लोग फरार हैं उनको पुलिस पकड़ेगी और उसकी तैयारी चल रही है। दूसरा यह है कि अतीक जो है अब अतीत हो चुके हैं, अब वो समाधि ले चुके हैं और उनके पाप का, उनके साम्राज्य का, उनके आपराधिक इतिहास का वो भी अंत हो चुका है। बहुत सारी बातें यहाँ सुनने को मिल रही थी, लेकिन ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ कहा गया बुरे काम का बुरा नतीजा। गुंडागर्दी करने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग, उनके नतीजा हमेशा मौत रहा है। चाहे आप कितना पैसा बना लीजिए, संपत्ति बना लीजिए, वो किसी दिन काम नहीं आएगी। और अतीक को लेकर जो है बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब जब उसका बेटा मारा गया तब उसको बड़ा दर्द हुआ। आज उसके मरने पे बहुत सारे लोगों को दर्द हो रहा है, लेकिन विधाता ने सबका भाग्य लिख रखा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सरेआम लोगों को गोली मार रहे हैं, बम चला रहे हैं और खुद के लिए उम्मीद करें कि बड़ी सम्मानजनक ढंग से उनको रखा जाए और बड़ा सम्मानजनक उनको सजा दी जाए, सुनवाई हो और उनके साथ कोई अन्याय ना हो। जिसने बहुतों को मारा और मरवाया वो भी उसी बहुतों की तरह मौत के मुंह में गया, मारा गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अतीक भी अपनी मौत को लेकर शायद मुतमईन हो गया था जब उसने कहा कि मारने की बात नहीं, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। उसने बात कही थी, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि शायद आने वाले कुछ दिन में उसके साथ क्या होगा। ये तो आप सब लोग इस पर सहमत होंगे कि जो मारा गया वो गलत आदमी, जो वो हमें अपराधी था, मरा। बात मरने के तरीके पर हो रही है, लेकिन बात उस तरीके पर भी होनी चाहिए जिसमें 2 सिपाही भी मरे हैं। वो भी नौजवान थे एकदम, जिनको गोलियों और बमों से उड़ाया गया, जो उमेश पाल के सुरक्षा में तैनात थे जी। 100 मुकदमा चलाकर भी हम अतीक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और जब एक सरकार की इच्छा शक्ति के साथ चीज़ें आई, सिपाही मार दिए गए, तमाम लोग मार दिए गए, ज़मीनें कब्जा होती रहीं, अब अतीक के मरने पर तमाम सारी बातें होती हैं। आपने देखा होगा कि राजेश पांडे जी ने कहा कि इलाहाबाद, जो लोग अतीक को जानते हैं, वो सरकार ने जो कार्रवाई की अब तक और जो घटना हुई उससे भी लोग प्रसन्न हैं कि अतीक का जो मर्डर हुआ, जो अपराधियों ने उसको मारा। आने वाले 5-10 साल बाद लोग इस बात को कहेंगे कि कोई योगी मुख्यमंत्री था जिसने अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया
और अतीक अहमद भी उसके बेटे को इनकाउंटर में मारा, जिसने लोग दौड़ा दौड़ा के बमों से मारा था, और अतीक अहमद भी अपराधियों के साथ मारा गया। बहुत सारी बातें आती हैं जी, लेकिन मोहम्मद मुस्लिम, भार्गव, अग्रवाल, तमाम सारे लोग हैं जो साम्राज्य अतीक का थामे हुए हैं, जिनका पैसा लगा है, जिनका लखनऊ से लेके इलाहाबाद से लेके विदेश तक में। हाँ, इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये बात थोड़ी समझ में नहीं। पैसा तो अतीक का इन्हीं के पास है। देखिए, ये तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मिट्टी में मिला देने से ही सारा मामला खत्म नहीं हो जाता। अभी उस मिट्टी के मिलाने से पहले जो कंक्रीट बना है, उन कंक्रीटों पर भी अब बुलडोजर चलाना होगा, और जो लोग उसको संरक्षण देते रहे उन पर भी कार्रवाई करनी होगी। एक चीज ये भी आती है कि 5 बार वो विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, उनका भाई भी विधायक रहा, तो क्या अब इनके सबके मरने विधानसभा और संसद में इनको श्रद्धांजलि सभा होगी कि नहीं होगी इनके लिए? नियम तो कहता है कि होगी, अब बाकी आपस में सहमति बना ले, ना करे तो अलग बात है। वैसे नियम तो कहता है कि बड़ा विचित्र बात है जी। आज तो पता चलेगा जब सेशन होगा की बड़ी बातें कही जा रही हैं जी। पुलिस तो तब भी थी प्रयागराज में जब अतीक, पुलिस ने माल भी कमाया, तमाम वहाँ एसपी, एसएसपी, डीआईजी, सीओ, थानेदार रहे। जमीन कब्जा होती थी तो क्या खाली अतीक अकेले कर लेता था? पुलिस भी तो कब्जा कराती थी, पुलिस भी माल खाती थी। आज सब कुछ वही रहता था, मुख्यमंत्री दूसरा रहता था। मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति जब होती है तब इस तरह के अपराधियों पर नकेल कसती है। आज योगी आदित्यनाथ से लोग कह रहे हैं कि भाई आप समानता में व्यवहार करिए अपराधियों के साथ, लेकिन जो सबसे दुर्दांत तो बड़ा अपराधी था, एक तो मारा गया, इससे पहले मुन्ना बजरंगी भी मारे गए। ऐसे धीरे धीरे अपराधियों का तो सफाया हो ही रहा है। बहरहाल लोग कहते हैं कि मरने के बाद सहानुभूति जुटाई जाती है जी। अपराधी के लिए कौन सहानुभूति? जो चौराहे सड़क पे लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहा हो, मर गया मर गया, मरने के तरीके पे बहस होती रहा है। लेकिन कहते हैं कि मेरी बर्बादी पर कोई मलाल न करना और भूल जाना मेरा ख्याल न करना, और हम तेरी खुशी के लिए कफन ओढ़ लेंगे, पर तुम मेरी लाश पर कोई सवाल मत करना। और कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि बस अब भूल जाओ तुम मुझे, और साफ साफ लहजों में कह दिया होता कि बहुत जी लिए अब मर जाओ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और अपनी रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराने के लिए बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के मौजूद हैं, उनके ओपिनियंस को भी लेते हैं एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के बाद। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, अब तक सफ़ेद पोशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पांडे जी, यदि आपको कोई शीघ्रता है तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, और अगर वक्त हो तो आप रुक सकते हैं। यस, हीरो वाजपेयी जी, गो अहेड प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, तमाम जैसे ही घटना हुई तो तमाम सफ़ेद पोश लोगों पर तमाम केंद्रीय एजेंसियों की जांच हो रही थी। आपने देखा था कि जो ये मोडस ऑपरेंडी अतीक के साथ लोगों की थी, तो तमाम केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में तमाम लोग आ रहे थे, और मुझे लगता है कि तमाम और लोग आएंगे भी। ये जो एसआईटी का गठन हो गया और उसके बाद अब तो कनेक्शन, ये मामला और जोर पकड़ गया। अभी तो ये था कि भाई अतीक और अशरफ जेल में हैं, उनके लड़के ने गोली चलाई, उमेश पाल की हत्या की, और उसका पकड़ा जाना जरूरी है। और कौन लोग इन्हें मदद कर रहे हैं, एजेंसियां वहां तक पहुंच रही थी कि किन्होंने पैसा पहुंचाया शाइस्ता को, किसने क्या किया। अब एजेंसियां वहां तक पहुंचेंगी कि कौन लोगों के यहाँ इनका पैसा लगा है। वो सफेद पोश लोग जो अपराध जगत का पैसा लगाए हैं, वो कौन लोग हैं। तमाम चीजें, तमाम चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कैनवस ऐसा दिखेगा जो दिखने में सफेद लगता है लेकिन पीछे काला होगा, और वो सब चेहरे सामने बेनकाब। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि सफेद पोशों पर जरूर कार्रवाई होगी। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, अपराध का पैसा लगाना उतना ही बड़ा अपराध है जितना अपराधी उसके लिए दोषी है। एग्जैक्टली। कर्नल साहब, सफेद पोशों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो तो ठाठ से घूम रहे हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो आज की डिबेट जिस तरीके, जिस संवेदना के साथ चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे राजनीतिक आक्षेप प्रक्षेप के बजाय
हम गंभीरता हम से इस प्रदेश की प्रदेश के सिक्योरिटी हित की पर बात कर रहे हैं और मैंने जी। इसीलिए सब टॉप एक्सपर्ट्स ही बुलाए हैं। जी, मेरा बस देखिए बहुत से लेटरल्स हैं जिनको डिस्कस कर सके, एक आपके डिबेट में समय की सीमा रहती है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि माफिया होता है, माफिया का तंत्र बनता है, बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य बनता है और उसमें बहुत से हिस्से बटाने वाले लोग तैयार होते हैं। जिस तरीके की ये लाइकली कॉन्स्पिरेसी है उसमें कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे तंत्र भी कुछ का उसका हिस्सा शामिल हो जाएगा। मैं सरकार से आह्वान करूंगा और मैं निवेदन करूंगा कि इसकी बहुत अच्छी सी और समय सीमा के अंदर जांच करें और इस तंत्र को, जो माफिया के पैसे, माफिया के आर्थिक तंत्र में जो कहीं समा जाएगा, अगर इसका घालमेल हो जाएगा तो आगे आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए बहुत दुखदायी हो जाएगा। करेक्ट जी, ओके। ओंकारनाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं उसमें ये कहना चाह रहा था, जब गुप्ता साहब बोल रहे थे और पांडे जी ने भी काफ़ी बातें की, अतीक के बारे में बताया। अतीक से कोई मतलब नहीं है, वो कितना बड़ा दुर्दांत रहा हो, डकैत रहा हो, चाहे वो क्या कहते हैं अपराधी रहा हो, चाहे माफिया जितना बड़ा रहा हो, उससे कोई सरोकार किसी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो तरीका आ रहा है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को बचाने का प्रयास किया जाए, वो एक गंभीर बात है। ब्यूरोक्रेट को हमेशा नियमों के हिसाब से काम करना चाहिए, चाहे मंत्री जितना भी कहें, मुख्यमंत्री जितना भी कहें, जो नियम कहता है उसके अतिरिक्त नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। और अब आप जब ये आप करेंगे तो इस तरह के अपराधों पे लगाम लगेगी और नहीं तो बनेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1964 में एक बुझारत नाम का डकैत हुआ करता था, जो औरतों को रेप करता था, डकैती के समय में हत्या करता था और फिर डकैती करता था। उसको पकड़ा, उसको एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ा, उनका नाम था योगेंद्र नाथ सिंह, टाइगर कहे जाते थे वो, और उन्होंने अकेले घोड़े से दौड़ा के पकड़ा। उसमें सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़क से दौड़ा के उसको पकड़ा था और पकड़ के लाए थे। पुलिस इनकाउंटर करना चाहती थी, उन्होंने नहीं करने दिया, कहा ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम अपराधी को पकड़ना है, सजा देगी अदालत। आप नियम के हिसाब से चलिए। और जहां बता रहे हैं कि आप जब वहां से ला रहे हैं गुजरात से उसको, तब तो इतनी बड़ी फोर्स ले जा रहे हैं और 19 आदमी है, कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये आपकी पुलिस की ट्रेनिंग है। शुक्रिया ओंकारनाथ जी, थोड़ा सा डिबेट में आज वक्त कम है, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊं। राजेश पांडे जी, मैं एक प्रश्न आपसे समझना चाहता था और ये गैंगवार को लेकर मेरा ये प्रश्न था कि अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं इसमें, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं और ये 24 फरवरी से आज 18 तारीख के बीच ये घटनाक्रम हो चुका है। ये गैंगवार बढ़ेगा या फिर अब इसको खत्म माने? जी, देखिए, गैंगवार तो क्यों हुआ, सारे देश ने, दुनिया ने देखा कि किस तरह से उसका मर्डर हुआ, योगेश पाल का, उमेश पाल का। सबको पता था कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उमेश पाल का वो घर है, वहीं से उसकी किडनैपिंग हुई थी, वहीं उसके ऊपर हमला हुआ था। इतने सीसीटीवी कैमरे के बाद भी किसी ने मुंह नहीं ढका था अपना, सब खुलेआम आए मुंह से ही। तो वो खौफ जो था, वो जो प्रभाव था इसके सल्तनत का, अतीक के, वो उसकी वजह से था। एक बार जब ये ख़त्म हो गया तो इस गैंगवार के आगे जो इसमें हैं, शामिल हैं, जो बचे हुए हैं, इनके अलावा अब किसी में इतना दमखम नहीं है। ब्रिजेश जी, सिर्फ एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जो लोग विधवा प्रलाप कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए कि इसके प्रभाव का या इसके संरक्षण का ये हालत थी कि 2012-13 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसके बेल की सुनवाई होनी थी, जिसमें एक के बाद एक 10 हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्तियों ने अपने आप को इस केस से अलग किया। रिक्यूज कहते हैं या कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि साहब हम नहीं सुन पाएंगे, कारण कोई नहीं देता। जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति, माननीय लोग, ये जब कभी भी किसी मुकदमे से अलग होते हैं तो कारण वारण नहीं कोई बताते हैं, लेकिन क्या कौन सा कारण होगा ये आपको नहीं पता था, कि हमको नहीं पता था, कि पूरे इलाहाबाद के लोगों को नहीं पता था, वकीलों को नहीं पता था। ये उसके खौफ का आलम था। आज जो लोग बैठ के ये विधवा विलाप कर रहे हैं, अब ये कुछ भी कहें, लेकिन उसके खौफ को एक बार सोचिए, महसूस करिए। मुझे इतनी ही बात कहनी है। दीपक शर्मा जी, पांडे जी, एक बात कहूंगा। एक सेकंड, ओंकार जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज रुक जाएं।
दीपक शर्मा जी, ये जो कुछ भी हुआ गैंगवार का नतीजा था, ऐसा कुछ लोगों का मत है। एक वर्ग है जो इस किलिंग को सेलिब्रेट कर रहा है, तो दूसरा देश, संविधान, कानून और कोर्ट की बात कर रहा है। देखिए, सेलिब्रेशन जहाँ तक है, जो भी किसी माफिया के टेरर के विक्टिम हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ती है, ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है। मेरा सिर्फ इंटरेस्ट ये है एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे कि अतीक का चैप्टर ख़त्म करने के बाद योगी सरकार ने एक चैप्टर को ख़त्म किया, एक अध्याय को ख़त्म कर दिया है, अच्छी बात है। उसके बाद शायद मुख्तार अंसारी का चैप्टर ख़त्म होगा, वो भी अच्छी बात है। मैं फिर तीसरा चैप्टर किसका ख़त्म होगा, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि क्या सारे चैप्टर जो माफिया तंत्र है उत्तर प्रदेश का उसके ख़त्म किए जाएंगे। जो माफिया सरगना आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर का लाइसेंस है, जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, उन पर निगाह होगी। जिनको आपने गनर दे रखे, एक चैप्टर आपने क्लोज किया, वेरी गुड। सेकेंड चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन आगे आप कितने चैप्टर क्लोज करेंगे वो योगी के विजन को बताएगा। मैं उस विजन को देखना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। ओके, गुप्ता जी, आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग कभी इस सच को जान पाएंगे कि किसने उसकी सुपारी दी थी? न्यायिक आयोग रिपोर्ट देने में सक्षम होता है? नहीं, न्यायिक आयोग इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन होती है? न्यायिक आयोग ये जांच नहीं करता। जो एसआईटीज बनी हुई हैं डीजी द्वारा और कमिश्नर पुलिस द्वारा, ये इन 3 लड़कों को जो पकड़े गए हैं इनका इंट्रोगेशन करेगी पुलिस कस्टडी में लेकर। ये बताएंगे कि इनको गन कहाँ से मिली, किसने इनको पैसा दिया, इन्हीं से खुलेगा, लड़कों से ही। विकास दुबे वाले में आप लोगों ने ऐसे ही किया था? हाँ, ऐसे ही किया था, और हमने बहुत से रिकमेंडेशन दिए थे। खास करके ये जुडिशियल ट्रायल का जो उन्होंने बताया कि 20-25 साल लगते हैं, इनका मन बढ़ जाता है, और विदेशों में कहीं भी देख लो 2 साल के बाद ही सजा मिल जाती है, तब तो ये बचते हैं। अब हमारे बताया ना कि हमारे राजनीति की जो है वो कंट्रोल करते हैं सिस्टम को, और ब्यूरोक्रेसी को गाली दे रहे हैं सब लोग मिल करके। ये सब ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिस उन्हीं के अंडर है, और इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करो, नहीं करने देते, क्योंकि इसका फायदा किसको मिलता है? ब्यूरोक्रेसी तो लेती बाद में, पहले सबसे पहले ऊपर के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट को फायदा होता है, वो इलेक्शन जीतता है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला और आज की इस बेहद दिलचस्प परिचर्चा का हिस्सा बने। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।